अब ये देखो, आज हम ये पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ये तो हो चुका था वेंचुरी मीटर और इफ्लक्स, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करें मैग्नस इफेक्ट, एयरफॉइल डिजाइन, ठीक है, एटोमाइजर, ये लोग कैसे काम करते हैं बर्नौली इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना बर्नौली इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, H प्लस पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये हमारी बर्नौली इक्वेशन थी। गौर से देखते हैं, थर्ड देख लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या काम कर रहा है, स्प्रे बोतल देखी है आपने, स्प्रे बोतल कुछ ऐसे काम करती है। मान लो यहां पे ऐसी कोई स्प्रे बोतल है जिसके अंदर वो जो ट्यूब रहती है, ऐसे क्या, इस ट्यूब को थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि इजीली समझ में आए। ऐसे बना देता हूं, ये जो यहां से जो ट्यूब निकल रही है इसके ऊपर स्प्रेयर होता है ना, ऐसे कुछ। एक बार इस लाइन का बना देता हूं और यहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा होल हो जाएगा, क्लियर। यहां से मिस्ट फॉर्म में निकलेगा, या तो ऐसे निकलेगा या फिर एक स्ट्रीम लाइन निकलेगी, कुछ ऐसे निकलेगा। अब ये कैसे काम करता है, ये होता है प्लंजर। क्या होता है, प्लंजर। जैसे पिचकारी नहीं होती तुम्हारी, ठीक है, उसके अंदर आप क्या करते हो, ऐसे स्प्रे कर रहे हो। सबसे पहले इनिशियली मान लेते हैं कि ये पानी में डूबा हुआ नहीं है, ठीक है, ये पानी में डूबा हुआ नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, कौन सा फ्लूइड होगा, एयर रहेगा, क्लियर। अगर यहां पे एयर है तो तुम ऐसे उसको प्रेस कर रहे हो, यूं करते हो ना, उसको स्प्रे को ऐसे प्रेस करते हो, तब उसमें से खाली हवा निकलती है, पानी नहीं आ रहा होता है, क्लियर। मान लो कि तुमने ये भर रखा है और ये डूबा हुआ है पानी में, तो ऐसा तो है नहीं कि ये पानी में डूबा हुआ है तो कैपिलरी इफेक्ट के थ्रू यहां तक पानी भर जाएगा, नहीं, यहां कुछ तक पानी भरेगा बस, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसको ऐसे स्प्रे किया, ठीक है, स्प्रे करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहां पे जो भी हवा भरी हुई है यहां पे, क्लियर है, तो यहां का प्रेशर सेम होगा, तभी ये ऊपर नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ। जैसे ही तुमने उसको एक्सटर्नल फोर्स देके हवा को बाहर निकाला, जैसे ही बाहर निकली हवा अब निकल गई, अब यहां पे क्या हो गया, वेलोसिटी से हवा निकल गई, मतलब वेलोसिटी तुमने फोर्स देके बढ़ा दी, तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम हुआ और यहां पे क्या है, एडिक्वेट प्रेशर है, यहां प्रेशर ज्यादा यहां प्रेशर कम, तो पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, पानी यहां पे आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद में अब आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आपने इसको एक्सटर्नल फोर्स देके आगे इस पानी को धक्का मारा, तो इसको तो वेलोसिटी और मिल गई, क्लियर है, तो फिर से यहां पे क्या क्रिएट कर देगा, ये वैक्यूम टाइप प्रेशर क्रिएट कर देगा। तो जैसे ही वैक्यूम क्रिएट करेगा और अगला पानी आएगा, फिर इसको स्प्रे करेंगे और अगला पानी आएगा, फिर इसको स्प्रे करेंगे और अगला पानी आएगा, क्लियर है। अब इस चीज को समझो कैसे हुआ। स्टार्टिंग में जब भी हम बॉटल को पूरी कंप्लीट भर के और पूरा ढक्कन लगा के उसको स्प्रे करते हैं, तो स्टार्टिंग में मिस्ट फॉर्म आता है क्या, स्टार्टिंग में पानी आता है क्या, एक दो स्ट्रोक लगाते हो ऐसे ऐसे करके, तो क्या उस टाइम पे पानी आता है, नहीं आता। क्यों, क्योंकि यहां पे कौन सा फ्लूइड था, एयर था। जब वो एयर कंप्लीटली आउट होगी तब जाके पानी यहां पे फिल होगा और यहां पे आएगा, क्लियर। अब यहां पे क्या हो रहा है, तुमने एरिया क्या कर दिया, कम कर दिया। देखो यहां पे बर्नौली लगाते हैं, यहां पे बर्नौली लगाते हैं, यहां पे प्रेशर जो होगा वही प्रेशर यहां पे मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे, एक बार का प्रेशर सेम मान लिया आपने, लेकिन यहां पे वेलोसिटी क्या है, मान लेते हैं यहां पे वेलोसिटी v1 है, तो यहां पे वेलोसिटी v2 है, तो कौन बड़ा होगा, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए। हमने कह दिया कि सर v1 की कुछ ना कुछ वैल्यू है, a1 अपॉन a2 कर दिया, तो आप बताओ v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। a1 एरिया कितना है, देखो पाई आर स्क्वायर है, और यहां पे एरिया कितना है, बहुत छोटा सा होल है, तो ये पाई आर स्क्वायर है, ये वाला तो कम है ना एरिया, ये वाला ज्यादा है, तो v2 की वैल्यू ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी, v2 की वैल्यू ज्यादा मिल गई। उल्टा यहां पे प्रेशर और ज्यादा मिल रहा है, मतलब यहां का प्रेशर ज्यादा, ठीक है, यहां पे वेलोसिटी एक एडिक्वेट लेवल पे है, ठीक है, यहां पे प्रेशर भी ज्यादा मिल रहा है, वेलोसिटी यहां पे आउटसाइड में ज्यादा मिल जाएगी, तो इस प्रेशर को क्रिएट किया जा रहा है किसमें, वेलोसिटी में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डन है। तो इस तरीके से ये एटोमाइजर काम करता है, ये तो क्लियर है सबको। चलो अगला करते हैं हम
एरोफॉइल डिजाइन। एरोफॉइल डिजाइन, एयरप्लेन में बैठे हो, एरोप्लेन में क्या होता है, आप जनरली देखना, ये हटा दूं, एरोप्लेन में जनरली आपके पास में जो विंग्स होते हैं ना, जैसे मान लो एरोप्लेन आपका टेक ऑफ करने वाला है या वापस से लैंड करने वाला है, अगर आपको विंडो सीट मिल जाए, विंडो सीट जरूरी है, बादल जरूरी है ना, तो आपको विंडो सीट मिल गई और आप उधर बाहर देख रहे हो, तो बाहर इन्वायरमेंट देखने की बजाय अगर आप विंग्स की तरफ देखो तो विंग्स के जो टेल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ऐसे अटैचेबल तो होते हैं बट वो रिफ्लेक्स होते हैं, ऐसे फ्लेक्सिबल टाइप में होते हैं, आराम से ऊपर एडजस्टेबल होते हैं। क्लियर है? ऐसे विंग्स है, मान लो अब ये एरोफॉइल डिजाइन है, अब यहां वाले जो विंग्स होंगे ना वो यूं करेंगे बस। क्लियर है? मान लो ये इस साइड में नोज है एरोप्लेन की और ये विंग्स बना रखे हैं ऐसे, यूं विंग्स है, ठीक है। अभी मैं टेक ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे विंग्स की ये ऐसे है, और अगर मैं लैंड करूंगा तो विंग्स की ऐसे होगी, या फिर लैंड में ऐसे होगी और टेक ऑफ में ऐसे होगी। देखते हैं कैसे होती है इसकी डिजाइन। इसकी डिजाइन कुछ ऐसे होती है, आप आपके घर में एग्जॉस्ट फैन लगे, एग्जॉस्ट फैन सीधे ब्लेड के नहीं होते, क्यों होते हैं, वो टेढ़ी ब्लेड होती है, जैसे एरोफॉइल डिजाइन होती है। क्यों? क्योंकि वहां से टेंजेंशियल वेलोसिटी निकल जाए, जैसे ही वेलोसिटी निकलती है तो हमें वहां से एक प्रेशर मिलता है, प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हवा बाहर और अंदर आ जाती है। क्लियर हुआ? एक ऐसे फैन आता है, ऐसा उसका प्लास्टिक वाइट कलर का फैन आता है, ठीक है, जो हम एग्जॉस्ट में यूज करते हैं। उसको जब हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तब हमें लगता है कि इसका ये साइड जो है वो आउटसाइड रहेगा, वो आउटसाइड नहीं, वो इनसाइड रहता है, उल्टा दिखता है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्लेड की डिजाइन रिवर्स है, तो इसलिए वो बाहर ब्लो करता है एयर को। देखना गौर से। चलो यहां पे आते हैं, मान लो यहां से एयर आ रही है, बहुत अच्छी स्पीड में एयर, क्योंकि हमारा खुद का प्लेन कितने में, बहुत अच्छी स्पीड पे है, तो हमें एयर भी क्या करेगी, यहां से रोकने का काम करेगी। अब देखना गौर से, यहां से एयर आई तो ये ऐसे निकलेगी, नहीं निकलेगी, आराम से टेंजेंशियली निकल जाएगी, और यहां से जो एयर आई वो ऐसे निकलेगी, यहां से टच करते हुए निकल जाएगी, ये भी ऐसे टच करते हुए निकल जाएगी। समझे नहीं समझे? ऐसे मान लो और थोड़ी सी अंदर की लाइन बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, नहीं होगा? अब बताओ, यहां पे अब ये लाइनें ऐसे मिलेगी ना, यहां पे क्या क्रिएट हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ ना। अगर यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, गौर से समझना इस चीज को, अगर यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहां पे लो प्रेशर है और यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कौन ज्यादा है, एटमॉस्फेयर ज्यादा है कि वैक्यूम ज्यादा है? एटमॉस्फेयर ज्यादा है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा यहां पे, कम यहां पे, तो हमेशा प्रेशर किस साइड में फ्लो करता है, हाई टू लो फ्लो करता है। तो ये यहां से इसको पुश करेगा, नहीं करेगा? जैसे इसको पुश करेगा, इसको एक लिफ्ट मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वैसे समझ लो, अगर मान लो ब्लेड इस तरीके से नहीं, ब्लेड इस तरीके से है, क्योंकि ये तो हमने एडजस्ट कर दी ना। अब पहले विंग्स ऐसे थे, मैंने बोला ना, पहले विंग्स ऐसे थे, अब विंग्स ऐसे थे, विंग्स ऐसे थे और ऐसे हो गए। ये विंग्स तो फिक्स रहते हैं, मान लो मेरा जो हाथ है यहां तक, ये तो फिक्स विंग्स है, और लास्ट की जो टेल है ना, ये एडजस्ट होती रहती है, देखना गौर से कभी। क्लियर है? तो ये जो विंग्स है ये ऐसे टेल में चेंज हो रहा है। अब यहां से प्रेशर जाएगा, प्रेशर लाइन जाएगी, ऐसे चली जाएगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ रहे? ये तो स्ट्रीम लाइन में चले जाएंगे, यहां वाले ये, चलो ये भी ये से मुड़ गई, यहां वाले कैसे जाएंगे, यूं यूं जाएंगे ना, फिर सीधे होंगे। अब बताओ कहां पे लो प्रेशर जोन बन रहा है, यहां पे लो प्रेशर जोन बन रहा है, ये हो गया लो प्रेशर, तो यहां पे हाई प्रेशर, तो ये इसको क्या करेगा, पुश करने की कोशिश करेगा, वापस नीचे करेगा। तो एक में लिफ्ट मिल रहा है और एक में ड्रैग मिल रहा है। ड्रैग मतलब उसको रोकने का काम कर रहे हैं। तो एक बार तो हम टेक ऑफ में जो यूज करते हैं उसका रिवर्स किस में यूज कर लेंगे, लैंड करने में। समझ गए नहीं समझ गए? इस तरीके से एयरफॉइल काम करता है। क्लियर है? ये भी किसके प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, बर्नौली के प्रिंसिपल पे। देखो यहां से लाइन सेपरेट हो रही ना, इस पॉइंट पे लाइन सेपरेट हो रही है, क्योंकि इसका पाथ क्या था, यूं पाथ होना चाहिए था ना, ये अपने पाथ से भटक के यहां से जा रहा है, तो इसने अलग रास्ता ले लिया ना, तो ये अलग रास्ता लेना मतलब डेविएशन हो गया इसके पाथ से। समझ रहे हो? इसी डेविएशन को हम किस में देखते हैं, मैग्नस इफेक्ट में देखते हैं। आया समझ में एयरफॉइल डिजाइन? चलो
ये हो रखा है नोट, नेक्स्ट करते हैं। अब एक आती है और टिन रूफ उड़ जाती है घर के अंदर। ये तो बहुत सिंपल है, समझ तो जाओगे ऐसे ही। छोटे थे ऐसे घर बनाते थे ना, बनाया क्या कभी? यहाँ पे ऐसे दरवाजा बनाते थे, यहाँ पे एक विंडो होती थी, यहाँ पे ऐसे पाथवे होता था, है ना? पीछे पक्षी ऐसे बनाते थे तुम, याद आया? हाँ पहाड़ भी, पहाड़ तो अरे सीनिक व्यू ज्यादा जरूरी है। गेट ऐसे नहीं बनाते थे। यहाँ पे हैंडल और बनाते थे, ऐसे इसके अंदर ग्रिल बना देते थे। अब बस करो आप, इसको छोड़ो क्योंकि घर की छत उड़ने वाली है ना? मान लो ऐसे टिन रूफ है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर P है, इनसाइड प्रेशर कितना है? P है। और हम जिस प्रेशर पे काम करते हैं या फिर घर में रहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ह्यूमिडिटी फील होती है तो हम कहते हैं प्रेशर ज्यादा हो गया यहाँ पे। क्लियर है? देखो गौर से, इनसाइड कुछ प्रेशर है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं है? जैसे ही बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हवा तेज चलने लगी, बहुत तेज चल रही है हवा, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं है? बाहर भी तो क्या लगेगा, बर्नौली जैसा काम करेगा। बाहर हवा ज्यादा तेज हो गई है तो प्रेशर क्या हो गया है? कम हो गया है। तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है या कम है? कम है। तो ये कम प्रेशर क्या करेगा, इस साइड में लगेगा और यहाँ पे ऐसे क्रिएट करेगा इनको, ये प्रेशर लाइन जाएगी, ऐसे जाएगी। तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो लो प्रेशर जोन बन जाएगा बाहर, और अंदर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अभी भी। क्लियर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये हाई प्रेशर हो गया, हाई टू लो ही फ्लो होगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अच्छे नट बोल्ट नहीं लगा रखे, अगर उसको फिक्स नहीं कर रखा, क्लियर, तो वो क्या करेगा? टिन शेड उड़ जाएगा। जनरली देखते हैं बहुत ज्यादा तेज वेलोसिटी होती है तो वहां पे वेरी लो प्रेशर जोन बन जाता है। जैसे लो प्रेशर जोन बनेगा क्या हो जाएगा? वहां पे हवा उड़ा ली जाएगी उसको। क्लियर है? खुद नहीं जाओगे, डोंट वरी, आप खुद तो ऐसे ही ऐसे रेस्क्यू कर लोगे अपने आप का, बाकी खुद भी चले जा सकते हो, डोंट वरी। ट्राई करने के लिए हवा आनी चाहिए। चलो ये भी हो गया। लास्ट अपने पास में बचता है मैग्नस इफेक्ट। क्लियर? मैग्नस इफेक्ट को समझते हैं हम। मैग्नस इफेक्ट क्या काम करता है वो देखो। मैग्नस इफेक्ट आपका ऐसे काम करेगा, जैसे मान लो आप इन स्विंग आउट स्विंग करवाते हो ना बॉल को, या फुटबॉल देखा होगा या क्रिकेट देखा होगा, है ना? अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा होगा, उसके अंदर क्या थे? स्पिनर ज्यादा थे ना, स्पिन बॉल करवाने वाले 6 लोग थे। अरे देखा था? हाँ, कल वाला ही मैच इंडिया पाकिस्तान, है ना? महाशिवरात्रि, है ना? शिव जी के भजन करने की जगह अरे मैच जल्दी खत्म करो, हमें अभिषेक करना है। नहीं, मैच वैसे भी जल्दी खत्म हो गया था और इंडिया जीतनी थी, है ना? कुछ लोग तो कहते हैं सर महाशिवरात्रि थी, कोई भी खेले इंडिया ही जीतती, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है। अरे मोटिवेशन देखो, गौर से देखो, उसमें बॉल स्विंग करवाई जाती है, या तो इन स्विंग या आउट स्विंग, या तो आप अपने हाथ से उसको स्विंग इन करवा लो या स्विंग आउट करवा लो। तो उसमें क्या करते हैं, कहते हैं ना ऑफ स्पिनर है, लेग स्पिनर है ना? वो तो ओमेगा देते हैं, ऐसे यूं हाथ से घुमाते हैं उस बॉल को। अगर हाथ से घुमाने वाला नहीं है और अगर फास्ट बॉलर है, मिशेल स्टार्क टाइप में ऐसे, ब्रेटली टाइप में ऐसे, ठीक है, काफी अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं जो बहुत तेज बॉल करवाते हैं, फास्ट बॉल करवाते हैं। लसित मलिंगा को लेके आ जाओ, यूं बॉल करवाया, ठीक है। मान लो वो लोग क्या करते हैं, यॉर्कर बॉल करवाने के लिए बीच में जो सीम कर रखा होता है, पता है आप लोग को, 2 हेमिस्फेयर होते हैं, उन दोनों को कनेक्ट किया जाता है। क्लियर? दोनों कनेक्ट कर दिया और बीच में से बॉल पकड़ के सीधी बॉल करवाई जाती है। अभी बॉल न्यू है, ये समझ लो, बॉल एकदम न्यू है। जैसे ही बॉल न्यू रहती है तब क्या होता है, दोनों सरफेस सेम है। क्लियर? लेकिन आपने देखा होगा कि वो रब करते हैं तौलिए को, तौलिए से बॉल को ऐसे रब कर लेते हैं। क्लियर है? ऐसे रखते हैं।
नहीं तो कोई और बैठा होता है तो उसको ऐसे कुछ फाड़ देता है तो उस पर फाइन लग जाता है वगैरह वगैरह, वो तो चलो बात की बात है। लेकिन बॉल को साफ कर रहे हैं, बॉल को क्लीन कर रहे हैं, इसका कह के वो बॉल को रब कर देते हैं या फिर शाइन भी कर रहे होंगे। क्लियर? उससे फर्क क्या पड़ता है? मान लो मेरे पास में एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल के दो सरफेस है, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, ठीक है। एक को मैंने रफ कर दिया, भाई बॉल खेल रहे हैं बार बार तो खराब तो होगी, बॉल रफ होगी दोनों साइड में। मैंने एक साइड उसको साफ कर दिया तो एक साइड क्या होगी? स्मूथ होगी और दूसरी साइड क्या होगी? रफ पड़ी है, ठीक है। अब एक साइड रफ है और एक साइड स्मूथ है। जिस साइड में रफ है वहां पे, जैसे समझो गौर से, आप अगर किसी भी स्मूथ और रफ सरफेस के ऊपर पानी डालते हो तो किसमें जल्दी पानी सेपरेट हो जाएगा? स्मूथ पे जल्दी सेपरेट हो जाएगा ना, क्योंकि वो टेंजेंशियली स्मूथली निकल जाएगा। तो मतलब जहां पे स्मूथ वेरिएशन होगा वहां पे वेलोसिटी आराम से निकल जाएगी। क्लियर है? तो वहां पे वेलोसिटी ज्यादा मिलने के चांसेस है, कम मिलने के चांसेस है? ज्यादा मिलेगी वेलोसिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जहां पे रफ है वहां पे वो टच करते हुए निकलेगा। जैसे समझ लो मेरा ये हाथ है, क्लियर है, इस हाथ के ऊपर मैं पानी डालूं और ये रफ सरफेस है तो पानी कैसे जाएगा? यूं जाएगा और यहां से होते हुए नीचे जाएगा। समझे नहीं समझे? क्यों? क्योंकि रफ सरफेस है और ये यहां से टच होते हुए सेपरेट नहीं होगा। जैसे अभी देखा ना एयरफॉइल डिजाइन में सेपरेट हो रहा है, ऊपर सेपरेट हो रहा है, नीचे सेपरेट हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे मान लो रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे यहाँ से पानी ऐसे जाके यहाँ तक जाएगा। और मान लो ये स्मूथ सरफेस है, ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे पानी डालेंगे तो यहाँ से पानी यूं निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मूथ है। स्मूथ है तो टेंजेंशियली निकल जाएगा। तो इसके साथ में कांटेक्ट ज्यादा है कि कांटेक्ट इसमें ज्यादा है? रफ में ज्यादा कांटेक्ट है कि स्मूथ में ज्यादा कांटेक्ट है? रफ में ज्यादा कांटेक्ट है। जितना ज्यादा कांटेक्ट उतना ज्यादा फ्रिक्शन मान लो, जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतनी कम वेलोसिटी, जितनी कम वेलोसिटी उतना ज्यादा प्रेशर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके समझ सकते हो? तो देखो यहां पे क्या होगा, अगर आपने वेलोसिटी सेपरेशन कर दिया, वेलोसिटी सेपरेशन की वजह से एक साइड में प्रेशर कम और एक साइड में प्रेशर ज्यादा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं आया समझ में? चलो ऐसे समझते हैं, स्मूथ है और रफ है। बॉल अगर स्मूथ है और एक साइड में रफ है तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि सर एक साइड में वेलोसिटी जल्दी सेपरेट हो जाएगी, एक जगह वेलोसिटी बाद में सेपरेट होगी, या फिर एक साइड में वेलोसिटी ज्यादा होगी और एक साइड में वेलोसिटी कम होगी। अगर एक साइड में वेलोसिटी ज्यादा है तो ये पाथ कैसे जाएगा? देखो गौर से मैं बताता हूं। मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल को यहां से सीम कर रखा है, ऐसे होते ना बॉल, ठीक है, इस बॉल को ऐसे सीम कर रखा है। मान लो ये साइड रफ है, ये साइड स्मूथ है। क्लियर? तो ये किस साइड में जानी चाहिए बॉल? देखते हैं। अगर मान लो ये रफ साइड है तो मैं रफ साइड को कुछ ऐसे दिखाऊं, बॉल ही है, ठीक है ना, पिच की नहीं है ऐसे सरफेस रफ है, समझ गए ना तुम? ठीक है, मान लो यहां से वेलोसिटी आ रही, वेलोसिटी तो ऐसी आएगी, हवा में जा रही है तो प्रेशर लाइन तो ऐसी आएगी। अब यहां से टच होते हुए स्मूथ वाले तो निकल जाएंगे, तो स्मूथ वाले का सेपरेशन यहां हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा सेपरेशन। समझे नहीं समझे? स्मूथ वाले का सेपरेशन जल्दी हो जाएगा और रफ वाले का सेपरेशन कम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रफ वाले का सेपरेशन यहां पे पॉइंट होगा, ये सेपरेशन पॉइंट है और इसका सेपरेशन पॉइंट यहां पे है। क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, क्या यहां पे वेलोसिटी अलग है, यहां पे वेलोसिटी अलग है? अगर बॉल दोनों साइड स्मूथ रहती तो यहां पे भी v वेलोसिटी, यहां पे भी v वेलोसिटी। क्लियर है? अब रफ और स्मूथ अलग अलग है, तो यहां पे मान लेते हैं v1 है और यहां मान लेते हैं v2 है। मान लो v1 और v2 की वैल्यू अलग अलग होगी कि सेम होगी? अलग अलग होगी। अगर v1 और v2 की वैल्यू अलग अलग है तो v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग होगी, है कि नहीं? जैसे ही v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग होगी तो यहां पे प्रेशर 1 और प्रेशर 2 की वैल्यू अलग अलग होगी। समझे नहीं समझे? क्लियर है? तो अगर इस साइड में प्रेशर ज्यादा है, इस साइड में प्रेशर ज्यादा है और इस साइड में प्रेशर कम है, तो बॉल किस साइड में जानी चाहिए? आउट स्विंग होने जानी चाहिए। क्लियर है? मतलब यहां पे प्रेशर ज्यादा। अब एक बात बताओ, ये मेरा हाथ है, ठीक है, इस साइड में प्रेशर कम लग रहा है, ऐसे में इस पेन से लगा रहा हूं ना प्रेशर, ये प्रेशर कम लग रहा है, और इस साइड में प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो इस साइड में कम ऐसे और दूसरा इस साइड में ज्यादा लग रहा है, तो थोड़ा, अभी तो मैं सीधे सीधे जा रहा हूँ, दोनों प्रेशर सेम है तो क्लियर है। लेकिन अगर इस साइड में तुमने ज्यादा प्रेशर लगा दो तो थोड़े टाइम में मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा ना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इधर ज्यादा प्रेशर लग रहा है तो इधर से ज्यादा मूव हो जाएगा, तो लो प्रेशर की तरफ मैं स्विंग करूंगा नहीं करूंगा? नहीं समझे?
समझ गए? तो इस साइड में रफ है, क्लियर, इस साइड में रफ है, तो यहां पे कम प्रेशर की ज्यादा प्रेशर, बताओ, सोच के बताओ। यहां कम प्रेशर होगा भाई, वेलोसिटी यहां पे टच में ज्यादा है ना, वेलोसिटी यहां पे टच में ज्यादा है। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है बताओ? एयर के पास में कहां वेलोसिटी रहेगी? इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी है क्या? इसके पास तो है ना, तो इधर वेलोसिटी ज्यादा हुई ना, नहीं समझे? समझ के? सेपरेट कहां हो रहा है? सेपरेट, इसने यहां तक इसको वेलोसिटी दी और इसने यहां तक ही वेलोसिटी दी, तो वेलोसिटी अगर मान लो यहां ज्यादा होगी तो यहां प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो यहां प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इस साइड से प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, मतलब ये बॉल को अगर मैं ऐसे मान लूं, मेरा हाथ मान लो, अभी बताया मैंने, यहां पे प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, यहां पे प्रेशर कम मिल रहा है। देखो मिल तो रहा है, लेकिन यहां पे कम मिल रहा है, यहां ज्यादा मिल रहा है। तो ये थोड़ी देर बाद में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा अगले मोशन में? हो जाएगा। फिर अगले मोशन में और कैसे हो जाएगा? यूं होने की कोशिश करेगा, इधर मुड़ने की कोशिश करेगा ना। अगर दोनों प्रेशर सेम होते तो सीधा सीधा जाता, बॉल सीधी सीधी जाती है और यॉर्कर बॉल हो जाती है। लेकिन अगर उसने प्रेशर को डिफरेंस कर दिया तो बॉल इस साइड में जाएगी, तो ये क्या कर देगी? इन स्विंग कर देगी। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जिस साइड में रफ सरफेस है उसी साइड में बॉल स्विंग करेगी? क्लियर है? अब मान लो बॉलर कैसे वेरिएशन करवाता है, जैसे मान लो अगर ये वाला साइड रफ है, ठीक है, और सामने ऐसे यू बॉल करवा रहा है, जैसे समझो तुम्हारा लेफ्ट मेरा लेफ्ट ऐसे हो जाएगा। मान लो ये स्मूथ सरफेस है, उसने ये रफ सरफेस ही, पहले दोनों रफ थी, इस बॉल को लिया और इस बॉल को ऐसे से साफ कर दिया। क्लियर है? तो अब इसको ऐसे पकड़ा बॉल को, अब इस बॉल को भी छुपा के रखते हैं, सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए, बैट्समैन को वैसे नहीं दिखता इतना। अगर मान लो सामने वाले को नहीं पता कि ये वाली सरफेस स्मूथ है, तो क्या करेगा? वो उस बॉल को खेलने की कोशिश करेगा। तो वो क्या सोचेगा? ये बॉल सीधी पकड़ के आया है, ठीक है, ये बॉल क्या कर रहा है? सीधी पकड़ के आया, तो सीधी यॉर्कर फेंकेगा और उसका पाथ भी कैसा होगा? सीधा सीधा पाथ होगा। मानता है वो ऐसे? तो उसने मान रखा है कि उसका पाथ क्या होना चाहिए? स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। जैसे मान लो यहां बैट्समैन है, यहां बॉलर बॉल करके आ रहा है, ये विकेट है, 3-3 विकेट है। अब व्यू बता रहा हूं, ठीक है, ये पिच है तुम्हारी, यहां बैट्समैन खेल रहा है, यहां बॉलर आया, तो बॉलर ने बॉल करवाई, तो बॉल ऐसे समझ लो कि सीधी जानी चाहिए थी, क्योंकि बैट्समैन को ऐसे लग रहा है कि यूं बॉल करवा रहा है और वो सीधी बॉल फेंक रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो सीधी बॉल फेंक रहा है और उसने एक साइड में शाइन कर रखी है, दूसरी साइड में रफ कर रखी है, दोनों अलग अलग कर रखी है, मान लो ये स्मूथ है, ठीक है, तो ये रफ है, रफ साइड की तरफ क्या करेगी? बॉल स्विंग हो जाएगी। क्लियर है? तो उसने क्या किया? उसने बॉल को यहां करवाया, तो इसको लग रहा है सीधी सीधी आएगी। क्लियर है? तो उसने क्या किया, और अब बॉल जाएगी किधर? इस पाथ पे चली जाएगी। क्लियर है? तो मान लो कि वो शॉट खेलना चाहता था ऑफ साइड में, ठीक है, या फिर एकदम स्ट्रेट खड़ा था, बहुत कम रिएक्शन टाइम देना होता ना, तो बॉल अचानक से टप्पा खा के सीधी आई, तो सीधा रखा तो बॉल इस साइड में चली जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लो उसको पता है कि वो विकेट के आगे खड़ा है या विकेट छोड़ के खड़ा है। अगर विकेट छोड़ के खड़ा है तो यहां बॉल आएगी, ये रहे विकेट, 3 विकेट मान लो, 1 2 3, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, और यहां पे मेरी पोजीशन यहां पे है। अगर बॉल यहां आती, विकेट साइड में आती, तो मैं उसको रोकने की कोशिश करता, प्रे करता उसको। क्लियर है? लेकिन अगर बॉल इस साइड में आ गई तो मैं उसको ऐसे कट शॉट खेलने की कोशिश करूंगा ना। क्लियर है? जैसे ही खेलने की कोशिश करूंगा, और मेरा रिएक्शन टाइम बहुत कम है, क्योंकि टप्पा खा के बॉल सीधी नहीं आके किधर आ गई? लेफ्ट में, राइट में आ गई, मेरे लेफ्ट में आई, सॉरी, ठीक है, इस साइड में आएगी ना, तो मैं क्या करूंगा? इसको यूं खेलने की कोशिश करूंगा, और मान लो मैं थोड़ा हाइट पे बॉल आ गई तो मैं उसको हल्का सा खेलूंगा, जैसे खेला खेलते कैच आउट। क्लियर? और नहीं तो मान लो मैं यहां खड़ा हूं और मैंने बॉल यहां करवाई, मैं यहां पे लाइन दे रहा हूं बॉल की, तो मैं इस साइड में होके बॉल को शॉट खेलने की कोशिश करूंगा ना। नहीं समझे? बॉल इस लाइन में नहीं आके बॉल यहां आ रही है, थोड़ी लेफ्ट में आ रही है, बॉल इस विकेट के ऊपर आ रही है, तो तुम क्या करोगे? तुम विकेट के आगे खड़े थे तो तुम इस साइड में होने की कोशिश करोगे ना। तुम्हें लग रहा है कि बॉल सीधी सीधी आएगी क्योंकि उसने यॉर्कर पकड़ रखी थी। क्लियर है? तो उसने क्या करा? पहले ही तुम्हें इस साइड में लाने की कोशिश की और अचानक से इन स्विंग होगी बॉल, तो बॉल ये विकेट उड़ जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई? इस तरीके से तुम्हें बेवकूफ बना सकते हो। बॉलर को बहुत स्मार्ट होना पड़ता है और बैट्समैन को और ज्यादा। क्यों? क्योंकि मान लो उसने फर्स्ट बॉल करवाई, गौर से सुनना मेरी बात, फर्स्ट ओवर है, फर्स्ट बॉल करवाई उसने, और मान लो वही जो बॉलर है वो आ रहा है 5th ओवर में। गौर से सुनना इसको, 5th ओवर में आ रहा है। जब फर्स्ट ओवर में आ रहा है तो दोनों शाइन है, बॉल दोनों साइड शाइन है,
तो पावर प्ले लेते हैं, तो यॉर्कर बॉल करवाते हैं। इसीलिए तो क्या बोलते हैं उसको, फास्ट बॉलर को फर्स्ट पावर प्ले में खिलाया जाता है। तो उसने क्या करा, कल मैच हारने के कारण भी क्या थे याद है तुम्हें, लास्ट ओवर किसको दिया था, स्पीड वाले को दिया था, फास्ट बॉलर को दिया था, तो उसने अच्छे खासे रन भी खाए थे। कल वाले को कौन सा था, शाइन था क्या था, हाँ तो वो जो भी था, ठीक है, उसको दिया था ओवर। अगर उसको नहीं देते और अगर किसी को स्पिनर को देते तो ज्यादा फोर्स चाहिए होता, फ्लिक शॉट नहीं खेल सकते थे, तो कम रन बनते। खैर वो छोड़ो, मान लो कोई फर्स्ट बॉलर आया, उसने बॉल करवाई और फर्स्ट टाइम पे दोनों साइड शाइन है, तो वो तो सीधी सीधी बॉल करवाएगा, यॉर्कर करवाने की कोशिश करेगा। अब मान लो 5 ओवर के बाद में बॉल बहुत पिट गई है, बॉल थोड़ी सी रफ हो गई है, तो वही बॉलर जो फर्स्ट ओवर करवा रहा था उसने सामने वाले बैट्समैन को यह विश्वास दिला दिया कि देख मैं यॉर्कर बॉल अच्छी करवाता हूं। जनरली समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बैट्समैन भी हिस्ट्री निकाल के आता है उसकी, कहता है कि नहीं ये तो बॉल अच्छी करवाता है, तो यॉर्कर बॉल अच्छी करवाता है, तो उसने उसका विश्वास जीत लिया और पहली बॉल यॉर्कर मार देगा। पहली बॉल उसने यॉर्कर फेंक दी, क्लियर है, उसको विश्वास हो गया अगली बॉल भी यॉर्कर आएगी। मान लो एक बेवकूफ बैट्समैन है, ठीक है, वो अगली बॉल भी क्या एक्सपेक्ट करेगा, यॉर्कर एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन अब बॉलर ने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने बॉल को शाइन कर लिया एक साइड में और ऐसे ही पकड़ा बॉल को और बार बार ऐसे दिखाया, तू इधर जा, तू इधर जा, हाँ तू इधर जा, तू इधर जा, ओके ओके बोल दिया। वो दिखा रहा है बॉल बैट्समैन को, देख मैंने ऐसे पकड़ी है बॉल, ठीक है, ताकि वो उसका विश्वास जीत ले, कहता है कि हाँ भाई मैं देख यॉर्कर बॉल करवाऊंगा। बीच में सीम को बीच में रखा है ना, अब उसको पता है कि मेरा लेफ्ट साइड है ना बॉल का वो स्मूथ है और राइट साइड क्या है, रफ है, तो जिस साइड में रफ होगी उस साइड में क्या करेगी, स्विंग करेगी। अब उसको पता है कि वो ये विकेट छोड़ के खड़ा है कि विकेट के आगे खड़ा है, अगर विकेट छोड़ के गिरा है तो क्या करेगा, आउट स्विंग करवा देगा, विकेट के आगे खड़ा है तो इन स्विंग करवा देगा, तो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाएगा। समझ रहे हो इस तरीके से, तो मान लो विकेट छोड़ के खड़ा है तो वो क्या करेगा, रफ सरफेस को बाहर ले आएगा, तो आउट स्विंग हो जाएगी बॉल। बैट्समैन क्या सोच रहे हैं, अरे मैं बहुत अच्छा दिमाग लगा रहा हूं, इसने बॉल कैसे पकड़ी है, इसने बॉल यॉर्कर तरीके से पकड़ी है, तो बॉल मेरे यॉर्कर पर आएगी, मैं इस पोजीशन पे शॉट मारूंगा। वो पूरी एक्सपेक्टेशन के साथ में बैठा है, अचानक से उसको मिलता है सरप्राइज, है ना, तो उसको कहते हैं गुगली बॉल। समझ रहे हो, पाथ कैसा आना चाहिए था, स्ट्रेट, बट ऑफ स्टंप उसका उड़ गया है। समझ गए नहीं समझ गए, एक वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो समझ जाओगे। यहां तक क्लियर है सबको, ये होता है मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट में क्या लिख सकते हो कि डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ ए बॉल, डेविएशन ऑफ ए पाथ ऑफ ए बॉल इज डाइवर्स्ड। एक पाथ से दूसरे पाथ में जाने को जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ जाता है, जो हम मूव करवा देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं, यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। एक साइड में वेलोसिटी ज्यादा, एक साइड में वेलोसिटी कम। अब समझ में आया कि नहीं? एक वीडियो दिखा रहा हूं, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उस वीडियो को ढंग से देखना और उसमें सारा तुम्हारा मैग्नेस इफेक्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक ये नोट करना है तो नोट कर लो। तो ये डन है। अब हम करेंगे विस्कोसिटी इसके बाद में, पहले वीडियो देखते हैं। चलो दिखाते हैं तुम्हें वीडियो अच्छे से। ये देखो, ये वीडियो है आपके पास, गौर से देखना। इसमें सबसे पहले ये जो बॉलर है ये बॉलिंग करते हुए आ रहा है और अचानक से बॉल क्या करेगी, स्विंग कर जाएगी। गौर से देखो, ये बॉल कर गई आउट स्विंग, क्लियर है, और कैच आउट हो गया। क्यों करी? ये ऐसे बॉल है और बॉल दो टुकड़ों में, एक साइड शाइन दिख रही है और एक साइड रफ दिख रही है ना, एक साइड शाइन है। अब इसने क्या किया, अभी देखना ये सीम लाइन है, अभी देखना यहाँ पे छोटी सी विंडो दिखेगी आपको, इस विंडो के तरफ, इस विंडो के अंदर ये दिखेगा कि उसका हेड हटा के वो उसके ऊपर रब कर रहा है, क्लियर है। ये बॉल की ये प्रेशर लाइन से इसने करा, ये आउट स्विंग होगी, क्लियर हुआ। अब देखना यहाँ पे ये रब करेगा बॉल को, उसके सर पे रब कर दी ना, क्यों? क्योंकि उसको स्मूथ कर रहा है। अब ये हेमिस्फेयर मान लिया हमने रफ साइड का, उसने ऐसे पकड़ रखी है बॉल, तो उसको लगता है कि इस सीधी स्ट्रेट लाइन में जाएगी बॉल, लेकिन डेविएट हो जाती है। देखो इसका हाथ कैसे जा रहा था, सीधा जा रहा था। अभी ये बॉल कैसे है, सीधी जानी चाहिए थी, बट ये इस साइड में जाएगी, लेफ्ट में, है ना। क्यों? किस वजह से? एक साइड रफ है और एक साइड क्या है, स्मूथ है। ऐसे प्रेशर लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, मान लो ऐसे, तो स्मूथ पॉइंट के ऊपर जल्दी सेपरेट हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी बाउंड्री लेयर बता दी और रफ सरफेस पे ज्यादा कॉन्टैक्ट में, देखो क्लियर है, रफ सरफेस में ज्यादा कॉन्टैक्ट में, तो ये टर्बुलेंट फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, और इस साइड में लेमिनार फ्लो हो गया, क्लियर हुआ। ये रफ फ्लो है तो ये टर्बुलेंट फ्लो, और ये स्मूथ है तो ये लेमिनार फ्लो है, क्लियर। अब देखो गौर से, अब जैसे ही इस रफ सरफेस के ऊपर बॉल को वेलोसिटी मिलती है तो इसका सेपरेशन पॉइंट नीचे आता है और स्मूथ सरफेस पे
सेपरेशन पॉइंट ऊपर आ रहा है, तो ये प्रेशर डिफरेंस हो गया सेपरेशन का। सेपरेशन का प्रेशर डिफरेंस हो गया, तो इस साइड में हाई प्रेशर हो गया और इस साइड में लो प्रेशर हो गया। मान लो कि अगर तुम्हारे पास में ये लो प्रेशर जोन है। अब देखो ये एक मैंने रॉकेट पकड़ रखी है, एक साइड में प्रेशर ज्यादा लग रहा है, एक साइड में प्रेशर कम लग रहा है, तो ये बॉल इस साइड में जानी चाहिए लेफ्ट में। तो अब देखो कैसे जाएगा ये राइट में रफ हो गया, ये स्मूथ हो गया, यहाँ पे एयर का पुश मिलेगा, एयर का पुश मिलते ही ये वाली वेलोसिटी इस साइड में जाएगी, बॉल इस साइड में मूव करेगी, ये कर गई ना बॉल इस साइड में मूव। क्लियर है? अब देखो बॉल का ये एंगल आ रहा है, जबकि बॉल स्ट्रेट जानी चाहिए थी, नहीं जानी चाहिए थी। तो बॉलर अपना एक्शन दिखा रहा होगा, ये स्पीड ले रहा होता है वगैरह वगैरह। अगर इसी स्पीड से और ये कुछ डेटा दे रखे हैं, इन डेटा के ऊपर काम करें तो ये सीम एंगल कितना मिल रहा है, 20 डिग्री का सीम एंगल मिल रहा है। क्लियर? ये सब तो सारी कैलकुलेशंस है। अब देखते हैं आगे, गौर से देखना। ये कैलकुलेशन को छोड़ो, ये देखो बॉल को 20 मीटर का ये एरिया है, 20 मीटर के एरिया से अगर मैं बॉल करवाऊं तो इतनी वेलोसिटी, इतना एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन छोड़ो, तुम्हारी कैलकुलेशन नहीं है। क्लियर है? तुम्हारा सिर्फ इफेक्ट है, तो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। पाथ से डेविएट कैसे होगा वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन और ये दो कलर के अंदर दिख रहा है, ओ सॉरी येलो कलर है ना, येलो कलर पे बॉल जा रही है। देखो यहां नीचे लिखा हुआ है कि येलो कलर क्या है, एक्चुअल कलर है, सॉरी एक्चुअल पाथ है, और ये दूसरा कलर क्या है, जो पाथ हम डेविएट करवाना चाह रहे थे, मतलब जो पाथ वो एक्सपेक्ट करा था बैट्समैन। क्लियर हुआ? तो देखो डेविएशन ऑफ पाथ आया नहीं आया, ये डेविएशन ऑफ पाथ जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। समझे मेरी बात? नहीं समझे? इसी पाथ को हम क्या बोलेंगे, मैग्नस इफेक्ट। बॉल वो सोच रहा था कि इस साइड में जा रही है, बॉल सोच रहा था इस साइड में जा रही है। क्लियर? किस साइड में, लेफ्ट साइड में। उसने सोचा कि बॉल लेफ्ट साइड में जा रही है, जबकि बॉल कैसे चलेगी, स्ट्रेट चलेगी, और वो आउट हो गया। ये होता है अपने पाथ से डेविएट करवाने को हम क्या कह रहे हैं, मैग्नस इफेक्ट कह रहे हैं। किस तरीके से करवा रहे हैं हम, किसका यूज करें हम, बर्नौली इक्वेशन का यूज करें, उस वजह से क्या हो रहा है, मैग्नस इफेक्ट की वजह से पाथ डेविएट हो जा रहा है। क्लियर और नॉट? क्लियर है? अब ये नोट कर लो, ये हो गया, डन है आपका। अब हेडिंग डालो विस्कोसिटी, इसके क्वेश्चन कर रखे हैं हमने सारे, राइट? हो गया ना स्पीड ऑफ इफ्लक्स। टॉर्सल इक्वेशन करवाई ना मैंने, टॉर्सल इक्वेशन, हो गया था, याद करो। अरे करवाया था ना बेटा, ये वाला स्पीड ऑफ इफ्लक्स के बारे में, पानी का हम होल कहां पे करें कि मैक्सिमम रेंज मिले, ठीक है, वो वाला क्या था, स्पीड ऑफ इफ्लक्स ही तो था, और क्या। चलो अब स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी। क्या होता है विस्कोसिटी वो देखो। विस्कोसिटी कहते हैं हम फ्लूइड के अंदर फ्लूइड का फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। बस इतना ध्यान रखिए, फ्लूइड का फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब फ्रिक्शन क्या होता था, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मोशन का अपोज कर रहा है। कौन से मोशन को, रिलेटिव मोशन को। समझे मेरी बात? नहीं समझे? अब एक बात बताओ, एक नदी बह रही है ऐसे, ठीक है, ये लोअर मोस्ट पार्ट है और ये अपर मोस्ट पार्ट है। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी, नीचे वेलोसिटी ज्यादा होगी, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसे जाती है। समझे मेरी बात? ये होगी वाई डायरेक्शन। वाई क्या होता है, एक्स में अगर नदी बह रही है तो वाई डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुई, तो हमने इसको वाई मान लिया, ठीक है। यहां पे हम मान रहे कि इसकी वेलोसिटी u है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, u में कुछ ज्यादा। सही बात है कि नहीं है, u में कुछ ज्यादा। तो अब बताओ, अगर ये y डायरेक्शन के अंदर है तो इतना सा फ्लूइड ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसको dy ले लेते हैं। क्लियर है? इसकी स्लोप निकालो, इस डायग्राम की स्लोप क्या हो जाएगी, dux du बाय dy, ये हो जाएगा ग्रेडियंट। कौन सा ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझे मेरी बात? नहीं समझे? ये क्या हो जाएगा,
वेलोसिटी ग्रेडियंट। गौर से सुनना, यहां पे वेलोसिटी यू है, यहां पे वेलोसिटी कितनी है, u प्लस डी यू है। u प्लस डी यू मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। यहां पे मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी, 5 से ऊपर होगी। कितनी होगी हमें नहीं पता, वो हर एक नदी का अलग अलग होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वैसे समझ लिया। तो ये इसकी डी यू बाई डी वाई निकाल लिया। तो ये क्या आ गया, इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट आया। कौन सी डायरेक्शन में आया, वाई डायरेक्शन में। क्लियर। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो ये लेयर है और ये भी एक लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में इसकी वेलोसिटी कितनी है, कुछ मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, u प्लस डी यू। तो रिलेटिव वेलोसिटी आगे नहीं आगे, एक एक को तो जाने दिया जा रहा है और एक को रोका जा रहा है, तभी तो वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा। एक बात सोचो, मैं ऐसे चल रहा हूं, यूं चल रहा हूं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस तरीके से इस लेंथ पे चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, तो बताओ मेरे पार्ट के सारे जो ऑर्गन है उनकी वेलोसिटी क्या है, v होगी। भाई यहां से ले लो, यहां से ले लो, कहीं से ले लो, हाथ की वेलोसिटी भी मेरे क्या होगी, v होगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अब मान लो यहां से हवा चलाई जाए, सामने से हवा आ रही है, तो मैं ऐसे ऐसे चलूंगा ना, यूं। क्यों, क्योंकि मेरे हाथ की इतनी वेलोसिटी नहीं चल रही है। नहीं समझे मेरी बात को, दो वेलोसिटी जा रही है, दो बॉडी जा रही है, एक की वेलोसिटी v है, दूसरे की भी वेलोसिटी v है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, 0। दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही है तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, 0। क्लियर। अगर मैं ये बोल दूं कि एक की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट करनी है, तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपोजिट नहीं, क्रिएट करनी है, डायरेक्शन यही रहनी चाहिए और उनकी तरफ से 5 मीटर पर सेकेंड ही आना चाहिए। तुम कैसे करोगे, एक के आगे पंखा लगा दोगे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब पंखा उनको रोकने का काम कर रहा है ना, पंखे के जो हवा आ रही है, फैन की जो हवा आ रही है वो आ रही मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहां पे मान लो यहां पे ये चल रही है, यहां पे ये चल रही है, ठीक है, ये तो चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से और ये भी चल रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से। अभी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी यहां पे मैंने पंखा लगा दिया और यहां पे ये चल रही है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, और सामने से हवा आ रही है तो श्रुति की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड से ये तो चलना चाह रही है लेकिन सामने से हवा आ रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी या उससे कम होगी, पक्की बात है। इसकी वेलोसिटी कम क्यों होगी भाई, क्योंकि सामने से कोई ना कोई है जो इसको रोकने का काम कर रहा है। समझ पा रहे हो। तो ये क्या बोलेगी, सर मेरे ऊपर एक रेजिस्टेंस लग रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ क्या, रेजिस्टेंस ऑफ मोशन। तो रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी में रेजिस्टेंस कौन दिखा रहा है, फ्रिक्शन दिखाता है। और ये हम किस में कर रहे हैं, फ्लूइड में कर रहे हैं, यहां पे हवा है नहीं है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, फ्लूइड का जो फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहता है कि सर शियर स्ट्रेस, मैं लिख रहा हूं, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो ये लॉ कौन सा है, हुक्स लॉ के अंडर में आ गया, याद आया नहीं है, लेकिन इसने बोल दिया शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब ये क्या हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आया कि नहीं है। जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, डजंट फॉलो, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। देखा है आपने न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनको अगर आप अचानक से मुक्का मारोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा यार किसको मुक्का मार दिया, आपकी खुद के लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको बहुत सॉफ्टली रखोगे तो आपका हाथ अंदर जाता रहेगा,
तो आपको वो फ्लूइड जैसा महसूस होगा। तो क्या है रेजिस्टेंस, आपने बहुत तेज वेलोसिटी से मारा तो शियर स्ट्रेस आपने बहुत तेज लगाई तो उसने रेट ऑफ शियर स्ट्रेन लगा दी, जितनी तेज आप मारोगे उतनी तेज वो रेजिस्टेंस देगा। तो इसका मीनिंग आपको पत्थर जैसा लगेगा। आप बहुत स्लोली मार रहे हो, ऐसे धीरे से आपने हाथ रखा और हाथ धीरे धीरे अंदर जा रहा है, इट मीन्स वो कैसा है, उसकी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी क्या होगी, कम होगी। तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस करेगा आपके ऊपर। तो कौन सा है, न्यूटोनियन है कि नॉन न्यूटोनियन है, नॉन न्यूटोनियन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आ जाएगा। ये फ्लूइड है नहीं हमारे टाइप में, इसके ऊपर आता है। ये कह रहा है जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेस है ना, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इसको हम लिख रहे हैं टो से, लिखते हैं इसको टो से। टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको कैसे लिखा जाता है, फाई से। शियर आ गया, शियर का नाम क्या होता है, एंगुलर। याद आया, एक आपने बॉक्स ले लिया, क्लियर, उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, एक आपने बॉक्स लिया और टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, तो वो बॉक्स एकदम एक एंगुलर टाइप में डिफॉर्म होगा, नहीं होगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन आ जाता है। और यही चीज मैंने वेरी फर्स्ट डे बोली थी। आप फ्लूइड की डेफिनेशन देखो आपने क्या लिखी है, देखो फ्लूइड की डेफिनेशन क्या लिखी हुई थी पहले लेक्चर में, याद करो क्या बोला था। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस which deform continuously under an action of very small shear stress. क्लियर हुआ, which deform continuously, टेंजेंशियल फोर्स काम करता है उसके ऊपर, तो बताओ शियर आएगी कि नहीं आएगी। तो फ्लूइड में कौन सी स्ट्रेस आती है, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होती है, फाई होती है, हमने इसको क्या लिख दिया, डी फाई बाई डी टी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, इसकी यूनिट क्या होती है, फाई की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो टी की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड। क्लियर है। और ये जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मोशन किधर हो रहा है, एक्स में, तो आप जाओगे किसमें, वाई में। तब इसकी यूनिट निकाल के देखो, ये कितना है, मीटर पर सेकंड, और ये कितना है, मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या, 1/सेकंड, और ये भी क्या है, 1/सेकंड। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये इसके डायरेक्टली इक्वल भी आ सकता है। क्लियर हुआ। तो यहां से हम लिखेंगे कि टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। क्लियर है। जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा आपके पास में एक यूनिट आ जाएगी, तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू डी यू बाई डी वाई। समझ गए नहीं समझ गए। व्हाट इज म्यू, व्हाट इज म्यू, म्यू इज विस्कोसिटी कोफिशिएंट, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोला जा सकता है। याद आया, म्यू हम कहां यूज करते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट था, और यहां पे फ्रिक्शन किसका है, फ्लूइड का। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी के रेफरेंस में, तो क्या हो जाएगा, म्यू। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इसकी तो डायमेंशन होगी, इसकी म्यू की डायमेंशन हम यहां से निकालेंगे। क्लियर है, तब देखेंगे। अब म्यू के ऊपर लिखते हैं, अब हेडिंग डाल लो नोट पॉइंट फॉर म्यू। तो म्यू के बारे में सारी कहानी सुनेंगे, पहले ये नोट करो। अब विस्कोसिटी के बारे में, विस्कोसिटी कोफिशिएंट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हमारे पास में ये फॉर्मूला आया लास्ट, ठीक है, तो नोट पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट करते हैं, तो टो इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, यहां पे y क्या है, y इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो टो की बात करते हैं। टो क्या होता है, शियर फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये एरिया हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू डी यू बाई डी वाई। अब मैं इसको शियर नहीं बोल के विस्कस बोल दूं तो चलेगा। याद करो, फोर्स ऑफ विस्कस हमने पढ़ा था, उसको जीरो कर दिया था। हमने पहले पढ़े थे, सबसे पहले इक्वेशन किसकी थी,
न्यूटन की। एफ नेट इक्वल टू एम ए जब हमने बर्नौली डिराइव करने से पहले किया था, उसके बाद में फर्स्ट इक्वेशन किसकी आई, रेनॉल्ड्स इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन किसकी है, नेवियर स्टोक इक्वेशन। उसके बाद में किसकी है, यूलर इक्वेशन। फिर यूलर इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया बर्नौली इक्वेशन में। याद आया कि नहीं है, क्लियर है। वहां पे विस्कस को जीरो किया था, वो विस्कस फोर्स क्या था, ये था। इसको ए को इधर ले आ जाते हैं, तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू ए डी यू बाई डी वाई। तो ये याद रखना, ठीक है। ये सेकंड आपका फोर्स की वैल्यू निकल गई। अब अगर हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, थर्ड यूनिट ऑफ म्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा वो देखते हैं सबसे पहले। तो म्यू इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, फोर्स इनटू डायमेंशन डिवाइडेड बाय डी यू इंटू ए इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो यहां से डी यू और ए लिया इधर नीचे आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखना गौर से। एफ को क्या लिखा जा सकता है, चलो इसको लिखते हैं पहले। ये तो हो गया मीटर, इसको बोलते हैं न्यूटन। ये हो गया मीटर पर, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। और ये कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर चला गया, ये ऊपर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है। क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पास्कल इंटू सेकेंड। क्लियर और नॉट क्लियर। तो ये इसकी यूनिट आ गई। अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं, यहां पे करते हैं। फोर्थ अदर यूनिट्स क्या हो जाएगी, सबसे पहली बात की कि म्यू के बारे में बात की तो पास्कल इनटू सेकंड आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। क्लियर। और न्यूटन को क्या बोल सकते हो, एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो न्यूटन को हमने क्या लिख दिया, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया न्यूटन, और सेकंड पर मीटर स्क्वायर और आ गया। देखो न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड, एम ए आ गया ना। अब देखो एक सेकंड से एक सेकंड गया, मीटर से एक मीटर गया, बचा गया तो 1 पास्कल इंटू सेकेंड, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और 1 केजी पर देखो मीटर इंटू सेकेंड, ये आ जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए। अब अगर हम म्यू के बारे में बोले तो म्यू की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ये बना रखा है हमने, तो क्या बन जाएगा, मास m1 अपॉन L1 T1। तो क्या लिख देंगे, म्यू की डायमेंशन m1 L माइनस वन T माइनस वन। समझ गए नहीं समझ गए, चलो ये आया समझ में। अब फिफ्थ और बात करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पास्कल इंटू सेकेंड को। तो 1 पास्कल इंटू सेकेंड इज कॉल्ड 1 पॉइजली। 1 पॉइजली, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब ये कौन सी यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट है। अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू, सीजीएस में क्या लिखोगे इसको, 1 न्यूटन को 10⁵ डाइन लिखोगे, अपॉन मीटर स्क्वायर को क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁴ लिख दोगे, तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड की जगह सेकेंड आ गया, तो इसको क्या लिखते हो, 1 पॉइजली। 1 पॉइजली इज इक्वल टू, ये कितना बचा, देखो 10⁻1, तो 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो इसको बोलते हैं हम पॉइज। याद रहेगा नहीं रहेगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। ये यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है, और ये यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जल्दबाजी में 1 पॉइज पढ़ लेते हैं, 1 पॉइजली नहीं पढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम आती है, ध्यान रखना। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं नोट पॉइंट के लिए कि सर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इज 1
पास्कल इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइज। ये भी करेक्ट है कि नहीं? अब इसको नोट करो, ये यूनिट और डायमेंशन ऑफ म्यू के बारे में होगी। अब इसके बारे में बात करेंगे कि विस्कोसिटी होती किस वजह से है, विस्कोसिटी के रीजंस क्या क्या है। करो नोट।